जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। गिनती के 1 से 2 मिनट में इंशाल्लाह मैडम अपना जो सेशन स्टार्ट करती हैं। फिर मैडम आप लोगों को समझाएँगी, बताएँगी अबाउट आंसर। और अगर उससे पहले किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो कोई क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। मुझसे किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो। जी, कुरातुलैन कहाँ पर चली गई हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सर मैं यहीं पे हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द ऑडियंस। आपने कहा कि थोड़ी देर वेट करते हैं, तो नहीं, आई नहीं, वाज मैंने कहा जस्ट 9:05 हो चुका है, स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। बस जो जिन्होंने आना था आ गए हैं, तकरीबन काफ़ी है। बाकी लिंक मैंने शेयर कर दिया, बाकी जो आते जाएँगे वो करते जाएँगे ज्वाइन। आप शुरू करें करना। ओके। ऑलराइट। चलें, ठीक है। आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक था दैट वाज जेलसी, हसद। सवाल ये आ जाता है कुछ लोगों का कि जेलसी होती क्या है। तो अगर मैं आम लफ्जों में बताऊं कि जेलसी क्या होती है, तो बेसिकली जेलसी एक बड़ी वास्ट किस्म की टर्म है। कैसे कि आपका किसी दूसरे इंसान के बारे में खौफजदा हो जाना, और फिर आपका उसके बारे में अनईजी हो जाना और शक व शुबहात का शिकार हो जाना, ये जेलसी है, ये हसद है। आपका ज़हनी सुकून जब उससे मुतासिर होने लगता है, जब आपको ये लगने लगता है कि हाँ, अब मुझसे इस ताल्लुक को निभाना मुश्किल हो रहा है, तो फिर ये एक मसला बन जाता है। और फिर ये वो सूरत हाल होती है जहाँ पर कि आपको एक डॉक्टर की या एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर की या एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास अक्सर जब ये बात शुरू होती है तो हमसे लोग पूछते हैं कि क्या जेलसी की कुछ इकसाम भी हैं? क्या जेलसी बजाते खुद कोई मसला है या कोई बीमारी है? तो इस सवाल का मैं जवाब आप लोगों को अभी देती चलूं कि बजाते खुद जेलसी कोई बीमारी नहीं है। हाँ, लेकिन ये किसी बीमारी की वजह या किसी बीमारी का सबब जरूर हो सकती है। होता ये है कि अगर एक इंसान की बात की जाए तो किसी भी ताल्लुक में, किसी भी रिश्ते में, बेसिकली जब एक इंसान को ये लगने लगता है कि 1 और 2 के बीच में कोई तीसरा आ गया है और उस पहले वाले की जगह खत्म होने लगी है, तो तब ये एक अनईजीनेस स्टार्ट हो जाती है। तब ये एक तरह से एक टग ऑफ वॉर स्टार्ट हो जाती है किसी भी रिश्ते में, किसी भी रिलेशनशिप में। फिर वहाँ पे कंपटीशन भी आ जाता है, फिर वहाँ पर आपके इंटरपर्सनल कंपैरिजन भी आ जाता है। एक तरह से आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हो। और ये सिर्फ एक सिचुएशन में नहीं होता, ये किसी एक ताल्लुक में नहीं होता, ये आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ भी हो सकता है, ये आपका अपने कुलीग के साथ भी हो सकता है, ये आपका अपने दोस्त के साथ भी हो सकता है, ये आपका अपनी एजुकेशन सेटिंग में भी हो सकता है, ये कहीं पे भी हो सकता है, और ये किसी भी रिश्ते में हो सकता है। बहुत सिंपल सी अगर आपको बताना शुरू करूं इसकी एग्जाम के बारे में, तो जेलसी में सबसे पहली जो किस्म आती है हमारे पास, वो आती है सिबलिंग राइवलरी की। जब घर में मौजूद आपके अपने ही घर के अफराद, आपके अपने ही बहन भाई, आप उनके साथ खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं। जब आपको ये लगता है कि एक जो है दूसरे के साथ अटैच है, मेरे साथ अटैच नहीं है। जब आपके बच्चे आपस में कंपटीशन करना शुरू कर जाते हैं टॉयज को लेकर, बाबा छोटी आपी से ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे नहीं करते हैं, दिस इज सिबलिंग राइवलरी। और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो फिर ये मसले जन्म देने शुरू कर देते हैं।
वर्क प्लेस जेलेसी की बात करें तो वर्क प्लेस जेलेसी बेसिकली कलीग्स में आना शुरू हो जाती है। एक ही पोजीशन पे जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर आपकी जेलेसी आना शुरू हो जाती है। आपको लगता है अच्छा वो मुझसे ज्यादा बेहतर बोलती है, लोग उसको ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, वो मेरे से ज्यादा विन करी है, वो मेरे से ज्यादा आगे जा रही है, उसको ज्यादा वैल्यू दी जा रही है। तो क्या होता है, आपको लगता है आपकी जगह कॉम्प्रोमाइज होना शुरू होती है, आपकी जगह कोई दूसरा तीसरा आ रहा है। तो वहां पर क्या है, वर्क प्लेस जेलसी आ जाती है, आपको अपने काम को लेकर जेलसी स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली हर जगह, हर रिश्ते, हर ताल्लुक के लिहाज से जेलसी खुद को मुख्तलिफ तरीकों से दिखाती है, मुख्तलिफ तरीकों से हसद अपने आप को शो करा सकता है। वहां फिर आप कन्फ्रंट करने लग सकते हो, वहां आप बहस करना शुरू हो जाओगे, बच्चा है तो उसमें चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मुख्तलिफ इकसाम है। मेरी आवाज आ रही है ठीक सबको? यस, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है हमें। ऑलराइट, प्लेटोनिक जेलेसी क्या होती है? अभी ये न्यूली इंट्रोड्यूस टर्म है, हो सकता है हम में से बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने भी ये टर्म ना सुनी हो। बेसिकली ये वो जेलेसी है जो दोस्तों के बीच में आती है। जब दो दोस्तों के बीच में कोई तीसरा आ जाए तो वो जो पहले वाले को इनसिक्योरिटी आना शुरू हो जाती है, दैट इज प्लेटोनिक जेलेसी। मेरा अपना मास्टर्स का रिसर्च वर्क चल रहा है पिछले 7 महीने से इसी टाइप ऑफ जेलेसी। होती कैसे है? होती ऐसे है कि यहाँ पर आपको कंपैरिजन की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। आपको लगता है आप रिप्लेस कर दिए जाओगे, आपको लगता है आपके साथ में एक अदद कंपैटिटर आ गया है, आपका दोस्त आपको रिप्लेस करने लग गया, उसे अब आपकी जरूरत नहीं है। तो वहां पर क्या है, टग ऑफ वॉर स्टार्ट हो जाता है। ये तो कहानी थी हमारी यहाँ तक की कि जेलेसी है क्या, हसद होता क्या है, हसद की इकसाम क्या है। अब आ जाते हैं बेसिकली हसद होता क्यों है। बेसिकली हसद होने के पीछे बहुत सी वजूहात, बहुत सी रीजंस हो सकती हैं। अगर मैं आम अल्फाज में कहूँ तो बेसिकली एक इंडिविजुअल में अपने या अपने आसपास के लोगों को लेकर डिस्ट्रस्ट का होना, अनफेयर कंपैरिजंस होना, बचपन से बच्चे के साथ ये कंपैरिजन जो अटैच कर दिए जाते हैं, ये एक बच्चे में जेलेसी फैक्टर को जन्म देने का सबब बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? पाकिस्तान में बात की जाए, हम जिस कल्चर का पार्ट हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला रहा है, एक मुद्दत से है। छोटे से बच्चे को वो देखा तुम्हारे फलां कजन के तुमसे ज्यादा मार्क्स आए, उसने साइंस रखी है तुम भी साइंस ही रखोगे, हमारी नाक कटवानी है तुमने आर्ट्स रखी। डोंट ट्राई टू डू दिस। आपका बच्चा खुद में स्पेशल है, उसकी वो स्पेशलिटी उससे ना छीने। और ये वो चीज है जो इस वक्त पाकिस्तान में हमारे वालिदैन को, हमारे टीचर्स को समझने की जरूरत है कि सिर्फ जेलसी को लेकर ही नहीं, किसी भी करियर काउंसलिंग को ही लेकर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जेलसी बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है, इसी तरह इसकी कोई एक रीजन भी नहीं है। सेपरेशन एंजाइटी की वजह से भी जेलसी हो सकती है, पेरेंट्स के साथ सेपरेशन से, सिबलिंग के साथ सेपरेशन से एंजाइटी का होना कि मैं कहीं इनसे अलहदा ना हो जाऊं, मैं कहीं इनसे दूर ना हो जाऊं, ये मुझसे हमेशा के लिए अलहदा ना हो जाए, ये बजाते खुद जेलसी को जन्म दे सकता है। पावरलेसनेस, फियर, किसी भी तरह का खौफ, और फिर खौफ के लिए एक कोपिंग मैकेनिज्म कुछ लोग डेवलप कर लेते हैं। उनको ये लगता है कि चूंकि ये मेरे साथ होंगे तो मेरे लिए उस चीज को कॉम्प्रोमाइज करना, उससे लड़ना आसान हो जाएगा। तो फिर वो जब वो इंसान दूर जाने की कोशिश करता है, वो कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है, रिप्लेस करने की कोशिश करता है, तो क्या होता है, वहां पर हसद का पैदा होना बहुत कॉमन सी चीज है, जिसकी वजह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी जन्म ले सकता है। अगर ये चीजें इसी तरह कंटिन्यू चलती रहें और एक इंडिविजुअल के लिए एक तरह से यूं समझ लें कि उन चीज़ों को लेकर अपनी डेली लिविंग के काम को करना मुश्किल होता चला जाए, उसके लिए मैनेज करना मुश्किल होता चला जाए, तो ये तब एक डिसऑर्डर बन जाता है, तब ये एक प्रॉब्लम बन जाता है। और फिर हम इसको एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उस वक्त कहते हैं जब एक इंडिविजुअल अपने पार्टनर को लेकर, स्पेशली अपने
स्पाउस को लेकर, हस्बैंड है तो उसको वाइफ को लेकर है, वाइफ है तो उसको हस्बैंड को लेकर है, ठीक है। ज्यादातर ये जेलसी पार्टनर में दिखने में ज्यादा आती है, इसलिए मैं यही वर्ड बार बार यूज कर रही हूँ। जब एक पार्टनर को लेकर दूसरे पार्टनर को ये लगता है कि दैट पर्सन इज अनफेथफुल टू मी, या ये मेरे लिए काबिले फख्र नहीं है, या ये मेरे लिए काबिले भरोसा नहीं रहा, बगैर किसी वजह के आप उसको कन्फ्रंट करोगे, सबूत मांगोगे, वो आपको कोई सबूत नहीं दे सकते, सबूत है ही नहीं, देगा कहाँ से। वो बस उसकी एक सोच का खला है जो पैदा हो जाता है, और उसकी वजह से ये जेलसी जन्म ले रही होती है। और यही क्या है, इसी को हम पैथोलॉजिकल जेलसी भी कहते हैं, इसी को हम डेल्यूजनल जेलसी भी कहते हैं। और ये तब आकर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बनता है जब यूं समझ लें कि अब उसका वो जो पहले रूट बन रही थी, पौधा बन रहा था, अब वो दरख्त बन चुका है, और अब क्या है, उसकी वो थॉट्स उसके बिहेवियर में भी आना शुरू हो जाती हैं। लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, मारपीट शुरू हो जाएगी, बगैर किसी वजह के झगड़े होना शुरू हो जाएंगे, चीज़ें उठा के फेंकेंगी, ठीक है। हस्बैंड है तो घर आना पसंद नहीं करेंगे, ऑफिस में दिल नहीं लगेगा, लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बात पे, पूछोगे तो कुछ भी नहीं, मुझे लगता है तुम मेरे साथ सिंसियर नहीं, और अगर आप वजह पूछेंगे तो वो वजह आपको नहीं बता सके। और जब आपको एक इंडिविजुअल प्रूफ ना दे सके अपनी उस थॉट का, तो उसको हम डिल्यूजन कहते हैं। जब उसके पास उसका एक एक्चुअल प्रूफ ना हो, अनफेथफुल रीजनिंग जो होती है, उसको हम डिल्यूजन कहते हैं। अगर हम बात करें जेलसी की, तो यहाँ जो साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए एक टर्म यूज करती चली जाऊंगी, दैट इज कि आपको ये जेलसी या इवन ये पैथोलॉजी कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। यहाँ बहुत से मेडिकल प्रोफेशनल्स भी अवेलेबल हैं, उनके लिए भी कुछ टर्म्स हैं। ये जेलसी आपको देखने में मिलेगी डिल्यूजनल डिसऑर्डर में, ये आपको देखने में मिलेगी स्किज़ोफ्रेनिया में, बाइपोलर डिसऑर्डर में, अल्कोहल के पेशेंट्स में, सेक्सुअल डिसफंक्शन के पेशेंट में, ये आपको देखने में मिलेगी स्टॉकिंग के केसेस में, ठीक है, वायलेंस की केसेस में, ये आपको पार्किंसंस की केसेस में भी मिलेगा। पार्किंसंस इज न्यूरोलॉजिकल इलनेस, ठीक है, ये उसमें आपको देखने को मिलेगा। स्किज़ोफ्रेनिया के बिल्कुल एक ऑपोजिट एज का डिसऑर्डर है ये। अब आ जाते हैं नेक्स्ट की, जेलसी की बात हमने कर ली, हमने हसद की बात कर ली, उसकी टाइप्स की बात कर ली, उसका रिलेशनशिप पे असर देख लिया हमने हमने सारी बातें कर ली। लेकिन क्या जाते खुद ये मसला शुरू कैसे होता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस मसले की जड़ें पैदा होना शुरू होती हैं बचपन से, जहाँ पर कंपैरिजन आना शुरू होता है, जहाँ पर डिस्ट्रस्ट आना शुरू होता है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि जेलसी या हसद बजाते खुद बहुत सी बीमारियों की वजह से, बहुत से जिस्मानी मसाइल की वजह से भी जन्म ले रही होती है। जब आपको ये लगता है कि मेरे में एक कमी है और वो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहा, और दूसरों में उसकी ज्यादती है, तो वहां पर भी जेलसी आ सकती है, ठीक है। इसकी बहुत से नफ्सियाती वजूहात भी हो सकती हैं, कोई एक वजह नहीं है इसकी। लेकिन अगर मैं इस वक्त की बात करूं कि जहां पर रिसर्च का बहुत ज़्यादा रुझान है आजकल के इरा में, तो हम ये कहते हैं कि बेसिकली अपने पार्टनर को लेकर जब आप उसके एक्शंस को खुद से मिस इंटरप्रेट करते हो, खुद से अहज कर लेते हो, तो वो बाज़ औक़ात आपको जो दिख रहा होता है वो आईने का बिल्कुल काला रुख होता है, आपको उसका असल चेहरा तो दिख ही नहीं रहा होता, क्योंकि वो आपके दिमाग की, आपके जहन की मिस इंटरप्रिटेशन होती है। और वही आपको बेट्रियल भी दिखा रही होती है, वही आपको धोखा भी दिखा रही होती है, वो बेसिकली आपकी डिल्यूजन होती है। और ये बहुत सी वजूहात से भी हो सकती है। रिसेंटली तकरीबन 2010 में एक रिसर्च की गई, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा इस पे रिसर्च वर्क चल रहा है इस वक्त, तो उसमें ये देखा गया कि बेसिकली मॉर्बिड जेलसी या इंटरपर्सनल जेलसी या हसद सेरिब्रल इंजरी वाले पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो चल फिर नहीं पाते बाद,
मोस्ट प्रोबेबली केसेस ऐसे होते हैं जहां पर कि वो चल फिर नहीं पाते, बॉडी बिल्कुल सबोताज होकर रह जाती है। तो वहां वो जेलसी आना बहुत नेचुरल सी बात है। क्यों? क्योंकि वहां पर कंपैरिजन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, वहां पर मिसट्रस्ट आना शुरू हो जाता है, वहां पर कॉन्फिडेंस की लैकिंग आ जाती है। ठीक है, वहां एक्ट ऑफ इन्फिडेंशियलिटी आ जाता है। तो उस केस में ऐसा होना इज वेरी प्रोबेबल। ठीक है, बहुत से मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो या तो जेलसी की वजह से आ रहे होते हैं या जेलसी से पहले ही मौजूद होते हैं। ये देखना बहुत जरूरी होता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि जेलसी, जैसे मैंने आपको बताया कि जेलसी आपको स्किज़ोफ्रेनिया के केस में देखने में मिलेगी, आपको बाइपोलर के केस में देखने में मिलेगी, आपको वायलेंस के केस में देखने में मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि ये उनके साथ को एग्जिस्ट करती है, ये उनके साथ एक तरह से रूट कॉज बन के चलती है। इसी तरह ये बहुत सी बीमारियों में अंडरलाइंग कंडीशन के तौर पे भी हमारे सामने आ रही है। डिफरेंट लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि जेलसी उनकी पर्सनालिटी का एक पार्ट बन जाती है। कैसे होता ये है कि बेसिकली जब आपको अपने पार्टनर की कमिटमेंट पे एक सवालिया निशान दिखने लग जाए ना, तो आपकी अटैचमेंट इनसिक्योर होने लग जाती है, आपका उसकी तरफ वो रुझान नहीं रहेगा। और ये चीज सबसे ज्यादा जो दिखने में आती है, ये बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी के केसेस में दिखने में आती है। मैंने डिसऑर्डर की बात नहीं की, मैंने पर्सनालिटी टाइप की बात की। कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि बेसिकली हसद जो है वो ऐसे भी हो सकता है कि कभी कभार पार्टनर को ये लगता है कि या तो वो किसी तरह की कोई दवाई या अद्वियात ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं या उनको दी जा रही है कि जिससे कि उनकी पोटेंसी कम होती जा रही है, या उनको ये लगता है कि जो उनके पार्टनर हैं या जो उनके स्पाउस हैं, बेसिकली वो या तो किसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का शिकार हो गए हैं जिससे कि उनको भी नहीं पता और ये मुझे भी कर देंगे। मैंने पहले कहा ये डिल्यूजन होती है, ये उनकी ऑब्सेशन होती है, ये उनकी थॉट्स होती हैं, हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं होता। और यही जो है ये आपकी डिफरेंट तरह की जेलसी में, हसद में नमूदार होगी। हमारा टॉपिक था इंटरपर्सनल जेलसी। इंटरपर्सनल जेलसी जो है वो बेसिकली होती ही स्पाउस में है, हस्बैंड वाइफ में है। ठीक है, ये टर्म यूज ही इसके लिए की जाती है, इसलिए मैं ज्यादातर इसी टर्म को यूज कर रही हूँ। इसकी कोई अप्रोप्रिएट वजह या कोई एग्जिस्टेंस रीजन आज तक आइडेंटिफाई नहीं की जा सकी, लेकिन हाँ जितने फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं अभी तक, जितने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनके साथ के इसको कहा जाता है कि ये बीइंग कोमॉर्बिड कंडीशन पाया जा सकता है एडिक्शन के केसेस में। स्पेशली कोकीन है, एम्फिटामाइंस हैं, इनके साथ इसको बहुत ज़्यादा रिलेट किया जाता है। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, जिस तरह मैंने न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की बात की, पार्किंसंस है, इसी तरह हंटिंगटन्स है, उनके केसेस में, न्यूरोसिस के केसेस में, ये बहुत से ऐसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं जिनके केसेस में कि जेलेसी इटसेल्फ कोई ट्रिगर बन सकती है प्रॉब्लम के या पैथोलॉजी के या डिसऑर्डर के इनिशिएट होने की। अगर बात की जाए कि फिर अगर तो ये पैथोलॉजी बन जाए, ये मसला बन जाए, एक सबब की बजाय एक बीमारी बन जाए, तो हम किसके पास जाएं? उसके लिए सबसे पहले आप कंफर्म करें कि क्या ये आपके रिलेशनशिप्स को डिस्टर्ब कर रही है, क्या आपके स्कूल वर्क को, आपके घर में किए जाने वाले कामों को, आपके रिलेशनशिप्स को, आपके मैरिटल रिलेशनशिप को, आपके सिबलिंग रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही है। अगर बहुत डिस्टर्ब करना शुरू हो गई, आपको लगता है कि हाँ इट्स नो प्रॉब्लम, गो फॉर द साइकोलॉजिस्ट। माहिर नफ्सियात के पास जाने का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि आप एक पागल हैं या आप कोई नफ्सियाती मर्ज का शिकार हैं। इसका ये मतलब होता है कि आप इस चीज़ को मान रहे हैं कि आप कुछ गलत ट्रैक पे जा रहे हैं और आपको एक हाथ पकड़ने वाले की ज़रूरत है। हम सिर्फ आपका हाथ पकड़ते हैं। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? Yes, I have a question.
जी प्लीज। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर फरतलैन कि जेलेसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो मेल और फीमेल में इक्वल होते हैं या डिफरेंट होते हैं? ऑलराइट, जेलिसी के सिम्टम्स अगर तो बात की जाए प्रेवलेंस की, जिस तरह आपने क्वेश्चन किया है, तो फीमेल में जेलिसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल। लेकिन हाँ, इसके सिम्टम्स वेरी करते हैं। यू आर राइट एंड यू हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसके सिम्टम्स फीमेल में ज़्यादा प्रेवलेंट होते हैं एज कम्पेयर टू मेल, और ज़्यादातर फीमेल्स में जो देखा गया है दैट इज के मिसट्रस्ट होता है, फियर होता है, कॉन्फिडेंस लैक करती हैं। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट जो इनके साथ एक तरह से रिलेट किया जाता है वो है इनका कांस्टेंट कम्युनिकेशन। बोलती चली जाएंगी, ठीक है, कोल्ड शोल्डर, ऑड बिहेवियर, बगैर किसी वजह के। आप सवाल गंदम करेंगे, वो जवाब चना देंगी, ठीक है। अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है या सास है पास में, तो जहां तक देखा गया है वो सास के साथ नहीं बनती उनकी, हर वक्त कन्फ्रंटेशन चल रही होती है, हस्बैंड को अवॉइड करना शुरू हो जाता है। बट इन केस ऑफ मेल थोड़ी सी चीजें चेंज देखी गई हैं। दैट इज के अगर मेल की बात की जाए तो मेल का कंट्रोलिंग बिहेवियर बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। वो कोल्ड शोल्डर देने लगते हैं, उनके बिहेवियर में कुछ ऑड सिम्टम्स आते हैं, कन्फ्रंट करना शुरू कर देते हैं, और वो कंपेटिटिव बिहेवियर शो कराता है। कंपेटिटिव बिहेवियर में क्या होता है कि वो एक राइवलरी की वो जो स्टेट होती है उसमें वो आपको जीतने की कोशिश शुरू कर देते हैं। फीमेल में ऐसा नहीं होता, फीमेल जस्ट टेंड टू अवॉइड द थिंग्स, और वो बस मिमिक्री के थ्रू, जिसको आप कह लें कि कांस्टेंट कम्युनिकेशन को प्रोलॉन्ग कर रही होती है। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। मैम मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अगर जेलिसी को एज अ इमोशन लिया जाए तो बेटा पहले उसको तो इमोशन के आपकी वॉइस पर्सपेक्टिव। मुझे काफी डिस्टर्ब कर रही है। आई डोंट नो आप क्या पूछ रहे हैं। अगर आप माइक थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि इमोशन जेलिसी को एज अ इमोशन अगर देखा जाए इस पर्सपेक्टिव से तो गाइड कीजिएगा। जी बिल्कुल, इमोशनल पर्सपेक्टिव से भी इसको देखा जाता है। जिस तरह मैंने बात किया जेलिसी के बारे में इन द स्टार्टिंग, अगर आपने ज्वाइन किया होता, तो मैंने यही बताया आपको, जेलिसी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, इट्स अ स्टेट। जो कि अब चूंकि हम बात करें इंटरपर्सनल जेलेसी की, मैंने पहले जेलेसी की बात की, आपको वो डिफाइन किया, फिर बताया कि जेलेसी की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें से हमने उठाया इंटरपर्सनल जेलेसी को, हस्बैंड वाइफ के बीच में मौजूद हसद की कुछ वजूहात को, जिसको हम डिल्यूजनल जेलेसी भी कहते हैं, ठीक है। जहां तक आपने बात की है कि जेलेसी को अगर हम स्टेट ऑफ इमोशन के लिहाज से देखें, तो आप ये कह सकते हो कि बेसिकली जेलेसी तब होता है एक इंडिविजुअल में या एक पर्सन में, जब उनको एक मेंटल अनइजीनेस आना शुरू हो जाती है, व्हेन दे बिकम अनफेथफुल अबाउट देयर लव, अबाउट देयर एम, ठीक है। और जब आपको ये लगना शुरू हो जाता है दैट यू आर नॉट सो विजिलेंट टू मेंटेन योर रिलेशनशिप। समझ आ रही है आपको? जब आपको ये लगना शुरू हो जाए ना कि आपसे रिलेशन भी जी मेंटेन मैम। नहीं हो रहा, आपको शक व शुबहात भी होना शुरू हो गया, एक इंडिविजुअल को खौफ भी आना शुरू हो गया कि अब ये रिश्ता नहीं निभेगा। मैडम माइक म्यूट हो गया आपका, काइंडली माइक अनम्यूट कर लें। ऑलराइट, सो अभी म्यूट हुआ है, ठीक है। सो हो गया मैम। ठीक है। और जब
एक इंडिविजुअल को ये लगना शुरू हो जाता है ना कि उसका रिलेशनशिप जो है उसको कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, या उसको ये लगता है कि उसके उस रिलेशनशिप को एक तीसरे पर्सन से थ्रेट है, इन देयर रोमांटिक और इन देयर प्लेटोनिक और फ्रेंडशिप और पेरेंट चाइल्ड और सिबलिंग के रिलेशन, किसी किस्म के भी रिलेशन में जब उनको ये लगता है ना कि उनकी जगह एक तीसरा आने वाला है, तो तब जेलसी पैदा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तब वो कम्पिटिटिव सिचुएशन में खुद को शो कराने लग जाता है। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे थे कॉजेस की। हमने कॉजेस की भी बात कर ली, उसकी फॉर्म्स की बात कर ली, ट्रिगर फैक्टर्स की बात कर ली, हमने असेसमेंट प्रोसीजर की बात कर ली कि आपको कहाँ जाना चाहिए। फिर उसके असेसमेंट प्रोसीजर्स जो हैं बहुत स्टैंडर्डाइज्ड हैं। अर्ज वतन, अर्ज पाकिस्तान, सर इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन तो आप प्लीज अनम्यूट करके पूछ लें। अच्छा मैडम, क्वेश्चन है एक आपसे जी जी कि जो जेलसी जो होती है वो उसको हैबिट समझें या उसको बिहेवियर में समझें? ऑलराइट, jealousy itself you can say a tug of war in your relationship perception. अब जिस तरह मैंने बात की तो आप ये कह लें jealousy is an obsession, बार बार एक इंडिविजुअल के डिस्टर्बिंग थॉट्स का आना और फिर उसका वो डिल्यूजन बन जाना। ठीक है, ऑब्सेशन ये होता है आपको पता होता है देयर इज समथिंग प्रॉब्लमैटिक, लेकिन आप क्या है उसको रेजिस्ट कर रहे हो, आपको पता है ये सेंसलेस है, इसका कोई तुक नहीं है। ठीक है, तब तक तो वो रहती है ऑब्सेशन। जब वो आपकी एक्सट्रीम ऑब्सेशन बनती है और आप जेलस कंसर्न शो कराना शुरू कर जाते हो, तो आप अपने माइंड में उसको सेट करना शुरू कर देते हो। नाउ इट्स गेटिंग कॉग्निटिव। ओके, और जब वो कॉग्निटिव लेवल से एक स्टेप आगे जाता है और आप अपनी उस जेलसी को, अपनी उस डिस्टर्बेंस को अपने बिहेवियर में शो कराना शुरू कर देते हो, आप मार धाड़ करोगे, आप तोड़ फोड़ करोगे, आप कन्फ्रंट करोगे, ठीक है, आप कंपटीशन करोगे। अब क्या है, अब वो आपकी डिल्यूजन की फॉर्म में, बिहेवियर की फॉर्म में एक्सप्रेस होना शुरू होगी। नाउ ही और शी इज बीइंग पॉइजन्ड बाय द जेलसी। ओके, ऑलराइट, हम आ जाते हैं कि बेसिकली फिर इसकी मैनेजमेंट कैसे होती है। बेसिकली हम आपकी मैनेजमेंट जो स्टार्ट करते हैं वो पहले आपकी मेडिकल प्रोसेस से स्टार्ट होती है। टू बी वेरी जनरलाइज, इसकी कोई प्रॉपर इस तरह से मैं मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी आपको, बट टू बी वेरी जनरलाइज, बेसिकली कुछ एंटीसाइकोटिक्स या एंटी डिप्रेसेंट्स रिकमेंड किए जाते हैं टू स्टेबलाइज दैट मूड स्टेट। ठीक है, आपकी एक इमोशनल डिस्टर्बेंस आ गई ना, इमोशनल डिसरेगुलेशन आ गई, तो उसको डिस्टर्बेंस को ओवरकम करने के लिए आपको मूड स्टेबलाइजर्स, आपको एंटी डिप्रेसेंट्स या एंटी साइकोटिक्स रिकमेंड किए जा रहे होते हैं। जब वो जेलसी डिल्यूजन बन गई, जब वो आपका एक फॉल्स बिलीव बन गया, आपका एक अकीदा बन गया जिसकी कोई बेस नहीं है, कोई वजह नहीं है, तो क्या है, अब आपको एक एंटी साइकोटिक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपकी कुछ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस को ट्रीट किया जाने लगता है, क्योंकि ये पैथोलॉजी है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, तो इसके लिए ट्रीटमेंट भी साइकोलॉजिकल होता है। हम पहले उस अफेक्टेड पर्सन को एजुकेट करते हैं, उसको साइको एजुकेट करते हैं दैट यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, हम उनके पार्टनर को भी एजुकेट करते हैं कि देखिए मसला ये है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहेंगे इसमें। उसके बाद हम उनकी बिहेवियरल थेरेपी स्टार्ट करते हैं, उनके बिहेवियर्स को। अब बिहेवियर में जिस तरह मैंने आपको कुछ टर्म्स बोली, पैथोलॉजी स्टार्ट हो जाती है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कंपटीशन आना शुरू हो जाता है, राइवलरी फैक्टर आना शुरू हो जाता है, मिसट्रस्ट आना शुरू हो जाता है, मिसट्रीटमेंट टुवर्ड अदर पीपल आना शुरू हो जाता है। तो क्या है, वहां पर फिर हम बिहेवियरल थेरेपी को रेकमेंड कर रहे हो। ठीक है,
अब जब हम उनको बिहेवियरल थेरेपी की बात कर रहे होते हैं ना, तो उसके तो बहुत वास्ट एस्पेक्ट होते हैं जो बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कॉग्निटिव थेरेपी, जहां पर कि हम उनके कॉग्निटिव लेवल, उनकी उन ऑब्सेशंस पे काम करना शुरू कर देते हैं, उनकी उस फियर पे काम करना शुरू कर देते हैं, सेपरेशन एंजाइटी पे, उन चीजों पे काम करना शुरू कर देते हैं जिनको मैंने कहा था दे आर द कॉजेज ऑफ जेलसी। अब उन पे काम शुरू होगा। ठीक है, जब उन पे काम शुरू होगा इंडिविजुअल साइकोथेरेपी साथ ही स्टार्ट हो जाता है। ये वो टर्म्स हैं, मैं ट्रीटमेंट को उस तरह से डिस्क्राइब नहीं कर सकती यहाँ पर 5 से 10 मिनट में, क्योंकि ये प्रॉपर इटसेल्फ पूरे एक मैनेजमेंट प्लान है, ये पूरी थेरेपीज हैं। ठीक है, साथ साथ हम फैमिली को भी थेरेपेटिक इंटरवेंशन प्रोवाइड कर होते हैं, जिसमें कि हम उनको ड्यूरिंग दैट मैनेजमेंट प्रोसीजर हम फैमिली को एजुकेट कर होते हैं कि आपने किस तरह से इनके साथ चलना है। फिलहाल दौरान इलाज आपका क्या तरीका कार हो, आपको किस तरह से चलना है, आपको कौन सी चेंजेस करनी है अपने लाइफस्टाइल में, हम उस चीज पे बात कर रहे हो। कपल थेरेपी, चूंकि हम इंटरपर्सनल जेलसी की बात कर रहे हैं तो कपल थेरेपी चलेगी। कपल थेरेपी में हम पार्टनर के साथ साथ उस इंडिविजुअल को एजुकेट करते हैं, साथ में हम उनके साथ एक बिहेवियरल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करते हैं, साथ में हम उनको एक्नॉलेज करना स्टार्ट करते हैं दैट दिस इज द थिंग। इवन आप उनको मेडिकल रिकॉर्ड्स भी प्रोवाइड करते हैं उस जेलस पर्सन को कि देखें आपके जो डेल्यूजन्स हैं, आपके जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं, आपके जो ऑब्सेशंस हैं, प्रूफ तो उसको साबित ही नहीं कर रहा, हमारे पास तो मेडिकल प्रूफ है, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग फिशी, कुछ है जो आपकी तरफ प्रॉब्लमैटिक हो रहा है। लेट्स जस्ट स्टार्ट द थिंग, उसको हल करना शुरू करना है। ठीक है, इस तरह से करके आप उनके साथ काम करना शुरू करते हैं। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग के थ्रू आप उनके साथ काम सबसे बेहतरीन कर सकते हैं। जब एक इंडिविजुअल को ये पता चलना शुरू हो जाए कि उसकी डिल्यूजन है, देयर इज समथिंग फिशी विद हिज थॉट्स, तो क्या है, आपने सवाल को जनरेट कर दिया, तो आपने ट्रीटमेंट भी जनरेट कर दिया। ठीक है, एक और चीज जो मैं जेलसी या इंटरपर्सनल जेलसी के केसेस में रेकमेंड करती हूँ, वो मैं आपको ये बताती चलूँ कि सोशल फैक्टर्स, उन पे काम करना बहुत जरूरी है। जिस तरह डॉक्टर अहमद ने अभी क्वेश्चन किया कि क्या फीमेल में ज्यादा होती है, मेल में ज्यादा होती है, क्या ये इमोशन है या ये बिहेवियर की फॉर्म में भी होती है। तो इस सारे को अगर मैं कवर अप करूं तो बेसिकली कुछ सोशल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। देखा ये गया है, रिसर्चर्स ये कहती हैं कि अगर जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो हस्बैंड वाइफ में, हस्बैंड फॉर एग्जांपल जिस तरह पाकिस्तान में एक ट्रेंड आना शुरू हो गया है कि हस्बैंड जॉब के लिए आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, वाइफ यहीं पे होती है, ये सबसे बड़ा फैक्टर जनरेट हो सकता है टुवर्ड्स द इंटरपर्सनल जेलसी। सोशल वर्क इन्वॉल्वमेंट इटसेल्फ बहुत बड़ी रीजन है। आपके रिलेशनशिप को आपके कमरे की हद तक रहना चाहिए, उसको अपने रूम से, अपने दोनों के बीच से किसी तीसरे को जाकर डिस्क्राइब नहीं करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि आपके रिलेशनशिप की खूबसूरती ये है कि आपका प्रॉब्लम आप तक रहे। यू पीपल शुड सॉल्व योर प्रॉब्लम एट योर ओन सीट, तीसरे से जाकर डिस्कस ना करें, कहीं वो तीसरा आपकी इस प्रॉब्लम को फायदा ना बना ले। ठीक है, और अगर एक इंडिविजुअल अल्कोहल अब्यूज के साथ है, सब्सटेंस अब्यूज के साथ है, तो सबसे पहले आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं, क्योंकि जेलसी तो पैथोलॉजी है, उसको ट्रीटमेंट बहुत रिक्वायर्ड है, लेकिन पहले ऑन हैंड मेडिकल ट्रीटमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो देयर वाज द थिंग। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हम करेंगे कि किस तरह हम जेलसी को ओवरकम कर सकते हैं। कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को दूंगी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो? अच्छा मैडम, आई हैव अ क्वेश्चन। जी प्लीज। जो जेलसी है इसमें जो एक तो वो होता है ओरली, जैसे सोशल थेरेपी होती है, ड्रग थेरेपी भी इसमें मोस्ट होती है। ड्रग थेरेपी इम्पोर्टेंट। इटसेल्फ, जी ड्रग थेरेपी जिस तरह मैंने आपको बताया इटसेल्फ
इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। बट जब एक इंडिविजुअल अपनी इमोशनल स्टेट में स्टेबलाइज नहीं है तो आप उसके साथ कॉग्निटिव वर्क नहीं कर सकते। वो आपकी सुन ही नहीं सकता, वो आपकी समझ ही नहीं सकता। ठीक है, तो वहां आप उनकी इमोशनल स्टेट को स्टेबलाइज करने के लिए उनके साथ ड्रग थेरेपी कर रहे होते हैं। बेसिकली आप, जैसे मैंने बताया कि जेलसी अगर ऑब्सेशन से डिल्यूजन के लेवल तक पहुंच गई है तो डिल्यूजन में सामने वाला आपका नहीं सुनेगा। ठीक है, और अगर कोई एग्जिस्टिंग फैक्टर आ गया, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, तो वहां वो आपकी बिल्कुल नहीं सुनेगा, क्योंकि वो आप उस वक्त उस डिस्ट्रेस लेवल में वो आपको समझ ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब वहां आपको क्या करना होगा, अब वहां आपको एंटीसाइकोटिक देनी पड़ेगी टू स्टेबलाइज द मूड। ठीक है, वो मेडिकेशन फॉर द 2 वीक्स, फॉर द 3 वीक्स चलनी होती है, कंपल्सरी होता है। जब इंडिविजुअल इमोशनली स्टेबलाइज होना शुरू हो जाता है देन हम उनकी बिहेवियरल थेरेपी पे आते हैं। ठीक है, अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, मैंने लेट आपको ज्वाइन किया था, तो इस जेलेसी के जो रिस्क फैक्टर होते हैं काइंडली वो एक्सप्लेन करेंगे आप? ऑलराइट। इसके रिस्क फैक्टर्स जो है ना वो बहुत वास्ट है। लेट मी जस्ट वाइंड अप द सेशन फर्स्ट, फिर मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर करती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम को भी देखते चलना है। ऑलराइट, लेट्स जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ऑलराइट, हम बात कर रहे थे जेलसी की, हमने सारी बातें कर ली। नाउ जस्ट कम टू द पॉइंट कि ये जो पैथोलॉजी है इसको कैसे ओवरकम किया जाए। जेलसी को पैथोलॉजी बनने से पहले कैसे ओवरकम किया जाए। हमने पैथोलॉजी के ट्रीटमेंट की बात कर ली, मैंने आपको हिंट बता दिए, मैंने आपको थेरापेटिक इंटरवेंशंस बता दी कि ये इंटरवेंशंस इस स्टेप के साथ चलेंगी। ठीक है, लेकिन बीइंग अ जेलसी आप इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। फुली एक्सपीरियंस योर फीलिंग। जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, एक्सप्रेस इट, डिस्कस इट। ठीक है, लव योरसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद को प्यार करें, आप खुद में मुकम्मल हैं, आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है और कोई दूसरा आपकी जगह नहीं ले सकता। मैं अपने क्लाइंट्स को मोस्ट ऑफ द डे यही बात कहती हूँ कि जो आप हैं वो आप हैं, आप जैसा कोई दूसरा बनाया ही नहीं गया। आपके फिंगरप्रिंट तक कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता, तो आपको कॉपी करना तो बहुत मुश्किल काम है, तो आपकी रिप्लेसमेंट भी नहीं है। सो लव योरसेल्फ, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। वो तीसरा जो आया है उस तीसरे की अपनी जगह होगी, लेकिन आपकी अपनी जगह होगी और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि आप हैं। वही बात कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि कोई आपको कॉपी नहीं कर सकता। देन फाइंड आउट व्हाट इज थ्रेटनिंग। क्या चीज है जो आपके इस रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही है। आइदर वो आपकी साइड से है, आइदर वो स्पाउस की साइड से है, अगर वो सिबलिंग राइवलरी है तो आइदर उनकी साइड से है। उन चीजों को मैप करें, देखें क्या चीज है जो प्रॉब्लमैटिक है, कहाँ पर है जो प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत आसान तरीका है, सिबलिंग के साथ है या इवन अपने स्पाउस के साथ आपको डिस्कस करना है, एक कप चाय बनाएं, उनके साथ टीवी लाउंज में बैठ जाएं, उनकी मर्जी की मूवी लगाएं एंड स्टार्ट डिस्कसिंग द थिंग्स अराउंड। आसपास की बातें करना शुरू करें, फ्रैंक इन्वायरमेंट बनाते बनाते थोड़ी मीठी मीठी जुबान में बात करना शुरू करें। ठीक है, सॉर्ट आउट द थिंग्स दिस वे। चेंज योर फॉल्स बिलीफ। जो भी आपको लगता है कि अच्छा ऑब्सेशन है ये मेरी, क्योंकि ऑब्सेशन के वक्त आपको पता है दिस थिंग इज सेंसलेस, इसकी कोई वजह नहीं है, कोई बेस नहीं है इसकी। अब क्या है, इसको मैप आउट करना है कि ये तो मेरा फॉल्स बिलीफ बनने वाला है। ठीक है, उस पर काम करना शुरू करना है, उसके खिलाफ सबूत ढूंढना शुरू करना है। मैं ये सोच रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, देखो वो मेरे इतना ख्याल रखते हैं। ठीक है, हस्बैंड है, अगर आपको आइडेंटिफाई होना शुरू हो गया कि वो ऐसे सोचने लगी हैं, आइसक्रीम खिलाने ले जाओ, कोई मुश्किल बात नहीं है। शी इज योर वाइफ, शी हैज दैट राइट। ठीक है, उनको शॉपिंग करना बहुत मुश्किल है, रोज शॉपिंग नहीं कराई जाती, अब तो वैसे ही नहीं कराई जा सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनको गोलगप्पे खिलाने ले जाओ, गोलगप्पे नहीं खिला सकते यार, कॉल करके पूछ लें।
आप आज क्या खाएंगी? मैं सोच रहा हूँ आज हम फ्रूट सैलेड खाएं। अच्छा मैं फ्रूट ला रहा हूँ। मेक हर बिलीव दैट शी इज इम्पोर्टेंट। तो क्या है, वो जो उनका इंटरपर्सनल जेलसी की एक ऑब्सेशन आ रही थी वो कॉम्प्रोमाइज होने लग गई। उन्हें पता लगने लग गया कि ओ मैं तो गलत सोच रही थी। अब क्या है, ये चीजें ओवरकम होने लग गई। वो जेलसी पैथोलॉजी बनने से पहले रिजॉल्व हो रही है। देन ट्रस्ट योरसेल्फ। आप अपने रिलेशनशिप में कितने डेडिकेटेड हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आपको अगर लग रहा है कि आपकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो रही है या कोई तीसरा आ रहा है, देन ट्राई टू ट्रस्ट योर पोजीशन। आपकी डेडिकेशन पे आपको भरोसा होना चाहिए कि आपने अपने स्पाउस को कितना रियलिटी टाइम दिया है, कितनी इंपॉर्टेंस दी है। दैट इज ऑल अपॉन यू। ठीक है, सो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नाउ दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बता दें, अदरवाइज आई विल आंसर द डॉक्टर अहमद। अच्छा मैडम, अब जिस जिसके क्वेश्चन है, जिस जिसको कन्फ्यूजन है, आप सबके क्वेश्चंस ले लें और सबको क्लियर कर दें जहाँ जहाँ से कन्फ्यूजन आ रही है काइंडली। ऑलराइट, अभी मुझसे ये रिक्वेस्ट की गई थी कि मैं रिस्क फैक्टर्स को डिस्क्राइब कर दूं फिर से। सो मैं जल्दी जल्दी वो फैक्टर्स वाइंड अप करती हूँ, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू दैट थिंग। बेसिकली अगर आप रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो आई विल से इन फ्यू वर्ड्स। बचपन में बच्चे को मिला हुआ डिस्ट्रस्ट, कंपैरिजन, अनफेयर कंपैरिजन, फिर सेपरेशन एंजाइटी। बच्चे का ये खौफ का बन जाना ना कि बाबा मुझसे अलग हो जाएंगे, मामा मुझे प्यार नहीं करेंगे, ठीक है, भाई मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये सेपरेशन एंजाइटी की रीजन बनती जाती है और यहीं पे बच्चा दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जेलसी का रूट कॉज बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पर रिस्क आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाता है। फिर पावरलेसनेस, मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है, मुझे तो मामा इंपॉर्टेंस ही नहीं देती, मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं रखता। ठीक है, फियर, वही बात, बाबा मुझे प्यार नहीं करेंगे, मैंने 90% मार्क्स ना लेके आई तो मामा मेरा ख्याल नहीं रखेंगे, मामा मुझे बहुत डांटेंगे। क्यों? क्योंकि आप ही के ना ग्रेड 3 में 95% मार्क्स आए थे, मेरे 90% आए हैं। ये क्या हुआ? ये फियर आना शुरू हो गया अलॉन्ग द अनफेयर कंपैरिजन। ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिन बच्चों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है उनमें जेलसी प्रेज़ीन करना बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। ठीक है जी। फिर अगर हम ट्रिगर की बात करें तो किसी भी तरह का ट्रॉमा देख लेना, स्पेशली सुसाइडल ट्रॉमास को देख लेना, या पार्टनर रिलेटेड वायलेंस को देख लेना। ठीक है, या एक तरह से किसी भी तरह के अफेक्टिव डिस्टर्बेंस, इमोशनल डिस्टर्बेंस को फेस कर लेना। ठीक है, ये एक रिस्क फैक्टर बन सकते हैं टुवर्ड्स द जेलसी। क्योंकि वहां पर इंडिविजुअल में लैकिंग आना शुरू होता है, तो लैकिंग कहीं कंपैरिजन की स्टेट में ना चली जाए तो वो जेलसी को जन्म दे सकती है। ठीक है जी, ऑलराइट। बाकी जिन लोगों के क्वेश्चंस हैं आप लोग काइंडली हैंड रेज करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जी अक्सा फरीद, आपका क्या क्वेश्चन है कर लें, और उसके अलावा अर्ज वतन आपका क्या क्वेश्चन है, आप भी काइंडली माइक अनम्यूट करके जिस जिसके क्वेश्चन है वो कर लें। अच्छा, मुझसे सोमिया ने क्वेश्चन किया है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। जेलसी आर और हसद सेम चीज़ें हैं? जी बेटे, हसद उर्दू में कहा जाता है, जेलसी इंग्लिश में कहा जाता है। हम चूंकि इंटरपर्सनल जेलसी की बात कर रहे थे, यानी स्पाउस रिलेटेड, यानी मैरिटल जेलसी। ठीक है, रोमांटिक जेलसी भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है जी, तो हमने उसी के लिहाज से सारी डिस्कशन की है। अच्छा मैम, अच्छा मेरा एक जी, क्वेश्चन है कि लाइक इसका जिस तरह जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनका एक ड्यूरेशन होता है, उसके बाद आप स्पेसिफाई करते हो कि इस बंदे को ये इशू है,
तो इसका सबसे पहले ड्यूरेशन कितना होता है कि कितने अरसे बाद आप कह सकते हो कि इस बंदे को वाकई ये प्रॉब्लम है या इसको थेरेपी या किसी भी इंटरवेंशन की ज़रूरत है। और सेकेंडली ये कि आपने जितनी भी टाइप्स की बात की है वो स्पेसिफिक थी, लाइक इन अ सेंस या वाइफ और हस्बैंड की थी या दो फ्रेंड्स के बीच में थी या इस तरह से या सिबलिंग के बीच में थी। लेकिन अगर एक बंदा ऐसा है कि जिसको लाइक फॉर एग्जांपल हर किसी से हो, इन अ सेंस कि जैसे आप क्लास में होते हो तो या तो आप जिसको फ्रेंड से होगी उसको सिर्फ अपने फ्रेंड से होगी, लेकिन अगर किसी को ये इशू होता है कि हर कोई मुझसे ज़्यादा मार्क्स क्यों ले रहा है या हर कोई मेरे से आगे क्यों है, तो फिर उस तरह जब ये चीज़ एक से ज़्यादा बंदों में हो जाती है फिर उस चीज़ को तब आप कैसे ओवरकम करते हो? ऑलराइट, एक ही साथ इतने सारे सवाल कर लिया आपने। ऑलराइट, अच्छा, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। अच्छा बेटे, पहले जो आपका क्वेश्चन है कि जेलसी एक से ज़्यादा लोगों में होना, एक से ज़्यादा लोगों के मुतालिक होना, जी बिल्कुल ये हो सकती है, ठीक है। और ये ज़्यादातर प्लेटोनिक जेलसी, मैंने एक टर्म यूज़ की थी, प्लेटोनिक जेलसी सिर्फ फ्रेंडशिप के लिहाज से नहीं होती है, प्लेटोनिक जेलसी आपकी किसी भी रिलेशनशिप के लिहाज से होती है, ठीक है। हर वो रिलेशनशिप जो आपके सोशल कंडीशंस में होता है, आउट ऑफ द होम होता है, ठीक है, आपकी वहां जो जेलसी होती है उसको हम प्लेटोनिक जेलसी कहते हैं, ठीक है। दूसरा आपने क्वेश्चन ये किया कि फिर इनका कोई ड्यूरेशन होता है जिसकी बेसिस पे हम डायग्नोज करते हैं जेलसी को। बेटे, जेलसी इज नॉट अ डायग्नोसिस, ये कोई डिसऑर्डर नहीं है इट्सल्फ। इन द DSM-5 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, इसको बीइंग अ डिसऑर्डर नहीं कहा जाता, लेकिन हाँ साइकोलॉजी में इसको बीइंग अ डिसऑर्डर ओवरऑल माना जरूर जाता है। कब माना जाता है? जैसे मैंने आपको स्टेज बताई एंजाइटी सॉरी जेलसी की। ऑब्सेशन होगी, आपको पता होगा इट्स अ प्रॉब्लम, लेकिन आपको पता है यार ये सेंसलेस है, मैं ऐसे ही सोच रही हूँ, इसकी कोई वजह नहीं है। देन क्या हुआ, वो आपकी बनना शुरू हो गई एक्सट्रीम ऑब्सेशंस, ठीक है। आपके लिए उनको हैंडल करना मुश्किल होना शुरू हो गया, आपने झगड़े शुरू कर दिए, आपको लगने लगा लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं, देखा वो ऐसे बात करी आपस में, मेरे से तो ऐसे बात नहीं करती, ठीक है, वो उतनी ज्यादा प्यारी लग रही है उस ड्रेस में, मैं तो इतनी प्यारी नहीं लग रही इसमें, ठीक है। ये क्या है, अब आपने कंपैरिजन शुरू कर दिया, नाउ इट्स एक्सट्रीम ऑब्सेशन। फिर आ जाता है टू द थर्ड स्टेज जिसको हम कहते हैं डिल्यूजनल जेलेसी। अब वहां वो बन गई पैथोलॉजी। क्यों? क्योंकि अब आपका फॉल्स बिलीफ आ चुका है, आपने पुख्ता यकीन रख लिया कि हाँ लोग मेरे बारे में ऐसे करते हैं, लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है, ठीक है, मेरे हस्बैंड मेरे बारे में ऐसा कर रहा है, वो ऐसा सोचते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, वो आपकी चूंकि जेलसी भी है, वो आपकी डिल्यूजन भी है, और आपको ये भी होने लग गया कि मैं इसको कोप भी नहीं कर पा रही, ठीक है। अब वो पैथोलॉजी बनी है, अब आपको एक साइकोलॉजिस्ट की शदीद जरूरत पड़ी है, ठीक है जी। और यहाँ तक ना बेटे, ये डिल्यूजनल जेलसी के लेवल तक आते आते को एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स आने लग जाएंगे, अफेक्शनल प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगे, जिसको हम इमोशनल डिसरेगुलेशन भी कह रहे होते हैं। फिर आपकी को एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि टिल द एज ऑफ एडोलेसेंट लोग कंसीडर ही नहीं करते जेलसी को। इंटरपर्सनल जेलसी तो बहुत बाद की बात है ना, वो तो मैरिटल रिलेशन में होती है, लेकिन पहले वाली जेलसी को लोग कंसीडर ही नहीं कर रहे, तो वो पैथोलॉजी बनती चली जाती है, वो रूट कॉजेज बनती चली जाती है, ठीक है। और ये जो रूट कॉजेज होती हैं, यही फिर नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस के फॉर्म में भी आती है। आपके पास बाइपोलर के केसेस देख लें, डिल्यूजनल डिसऑर्डर के केसेस देख लें, पढ़े हुए हैं ना DSM में डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स, जिन लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है उनको तो बहुत अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो वो क्या है, वहां पर फिर हम जेलसी को बिंगा डिसऑर्डर लेते हैं, वहां पर डिल्यूजनल जेलसी को बिंगा डिसऑर्डर लेते हैं, ठीक है। जी, तो शराफत अली, आपका क्या क्वेश्चन है? काइंडली कर ले, आपका भी माइक, सॉरी, आपका भी हैंड रेज हुआ, जल्दी जल्दी कर लें जिस चीज़ के क्वेश्चन है। 5 मिनट रह गए हैं और मैडम काइंडली जल्दी जल्दी जवाब दे दें थोड़ा सा, ताकि फिर वाइंड अप किया जाए, क्योंकि टाइम शॉर्ट रह गया है। ऑलराइट, मुझसे मुनीबुल हसन ने क्वेश्चन किया है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एवोल्यूशन एंड सोशल ग्रोथ ऑफ मैनकाइंड, हाउ जेलसी हैज इंक्रीज्ड। बेटे, ये सवाल तो मैंने आंसर कर दिया हुआ ड्यूरिंग द सेशन, ठीक है। बाकी
Mubashra Mahmood have asked, ma'am, jealousy is always unhealthy or it may be healthy. बेटे जब तक कि ये आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम करना नहीं शुरू हो गई, आपके लिए रिलेशनशिप को मैनेज करना मुश्किल नहीं हो गया, जैसे मैंने आपको टू द स्टार्टिंग बताया था, ठीक है, इवन डॉक्टर अहमद के क्वेश्चन को मैंने रिस्पॉन्स करते हुए बताया था कि जेलसी जब तक के आपको ये लगना शुरू होता है ना कि अब मेरे लिए अपने रिलेशनशिप को विजिलेंटली मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है, तब वो आपके लिए अनहेल्दी होता है। उससे पहले रिलेशनशिप को लेकर अनईजी होना इज क्वाइट सिंपल, इट्स क्वाइट नॉर्मल, इवन टू सम एक्सटेंट। आई एम मेंशनिंग टू सम एक्सटेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप की यूनिकनेस को क्रिएट करता है, ठीक है। अच्छा, अनीसा और राहील, बाकी जिसका रह गया सेशन, जिसने नहीं ज्वाइन किया है, वो यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल होगा, ये वो दोबारा वहाँ से सुन सकता है, ठीक है। थैंक यू जी। मैडम कंटिन्यू करें। ऑलराइट, अनीसा राहील हैव आस्क्ड, मैम, ये किसी पर शक करना क्यों कॉज होता है? बेटे क्यों कॉज होता है? क्योंकि फ्रॉम द चाइल्डहुड वो चीज़ चलती आ रही है ना, कंपैरिजन, मिसट्रस्ट, ठीक है, अनफेयर कंपैरिजन है, फियर है, पावरलेसनेस है, वो सब तो फ्रॉम द स्टार्ट आप बच्चे में डाल रहे हैं, तो वो जो डाल रहे हैं आप, वो ही उसका कॉज बनता चला गया, और उसको ये लगना शुरू हो गया दैट अब ऑब्सेशंस मेरे लिए डील करना मुश्किल हो गया है, अब वो टू द नेक्स्ट स्टेप एक्सट्रीम ऑब्सेशंस में जाएगा, फिर टू द थर्ड स्टेप वो डिलूजनल जेलसी में चला जाएगा, ठीक है। रूट कॉजेज बेसिकली स्टार्ट होते ही वही से, कहीं ना कहीं सोशल कंसिडरेशंस आती चली जाती हैं, ऐड होती चली जाती हैं, एक तरह से खीर में मीठा डलता चला जाता है, और वो मीठा क्या है, एट द एंड प्रॉब्लमेटिक होता चला जाता है। ऑलराइट, यू वेलकम। ठीक है सर, आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस हैं सबके, सबको रिस्पांस मिल गया होगा। जी जी। अर्ज़ वतन, काफ़ी देर से आप हैंड रेज कर रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन है, अगर कोई पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो कर सकते हैं आप, माइक अनम्यूट करें और क्वेश्चन करें आप, और अगर नहीं है तो अपना जो है हैंड रेज मत करें। उसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली बताइएगा, और सब लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा अबाउट मैडम से के सेशन के बारे में, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, यूट्यूब के ऊपर अपलोड होगा। बाकी जिसका रह गया है, जो जिसने लेट ज्वाइन किया है, वो वहाँ पर सुन सकता है, और बाकी कोई क्वेश्चन है तो माइक अनम्यूट करके कर सकते हैं, क्योंकि 2 मिनट रह चुके हैं, बल्कि 1 मिनट रह चुका है। ऑलराइट, ठीक है सर, वाइंड अप द सेशन नाउ। हमारा यही टॉपिक था बेसिकली, जो कि हमने कवर अप किया है, दैट इज के बेसिकली जेलसी होती क्या है, जेलसी की टाइप्स क्या हैं, ठीक है। फिर हमने बात किया डिलूजनल जेलसी की, इंटरपर्सनल जेलसी की, फिर हमने बात की कि किस तरह से ये रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप में या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में किस तरह से मानी रखती है, इम्पोर्टेंट होती है। देन वी डिस्कस कि किस तरह से ये आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रही होती है। फिर हमने बात की कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कॉज हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं, या साइन बन सकते हैं टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम। फिर हमने उसके पीछे की साइकोलॉजी की बात की, ठीक है, डिफरेंट रूट फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया हमने। फिर हम उन्हीं पैथोलॉजी को हमने नेक्स्ट देखा कि वो किस तरह से ह्यूमन पैथोलॉजी की तरफ लेकर जा रही होती है, जी जिसमें मैडम, हमने स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर्स की बात की। टाइम अप हो गया, बाकी फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। थैंक यू सबका, और टाइम देने के लिए। मैडम आपका भी बहुत शुक्रिया इतना अच्छा सेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।